व्हेन इट कम्स टू मी ही इज नॉट। तो आखिर भी क्या राज है? क्योंकि ऐसे ही कुछ नहीं होता है लाइफ में। सारे मतलब कुछ न कुछ एक रीजन होता है जिसके कारण ऐसे होता है। तो आज हम उसके पीछे के जो बैक स्टेज पे रीजंस है, हमको स्टेज पे दिखाई दे रहा है कि वो डॉटर इन लॉ ठीक नहीं है, या मदर इन लॉ बाकी सबसे ठीक है, या मदर, मतलब सब कॉम्बिनेशंस है। लेकिन आपस में क्यों ऐसा है? तो थोड़ा सा हम ट्राई करेंगे आज इस बात को समझने के लिए। क्योंकि सबसे गहरी फिलॉसफी इवन शास्त्रों में जो बताई है, कौन सी फिलॉसफी है? कार्मिक। कहते कर्म का सिद्धांत बहुत गहरा है। गहरा तो है, एंड इसलिए कहते कर्म की गति बड़ी बलवान है, कोई समझ नहीं सकता। तो गति तो बलवान है, लेकिन आखिर भी वो कर्म क्या है जिसको हम कहते हैं इसकी गति बड़ी बलवान है? दुनिया में दो चीज बहुत बड़े माने गए हैं। एक, सबसे पहले तो समय, और दूसरा है कर्म। कहते समय के आगे किसी का कुछ नहीं चलता, और कर्म के आगे किसी का कुछ नहीं चलता। तो क्यों ये दो चीज बड़ी है? क्योंकि कहते ना उसके ऐसे कर्म ही ऐसे है। अब चाहे कितना भी उसको हर तरह से हम ऊपर से फैसिलिटीज दे सकते हैं, लेकिन अगर उसके कर्म अपने ठीक नहीं है, तो फैसिलिटीज होते हुए भी आप बेस्ट हॉस्पिटल में ले जा सकते हो, बेस्ट डॉक्टर हायर कर सकते हो, बहुत कुछ आप बेस्ट कर सकते हो, लेकिन वो ठीक हो जाए ये किस पर निर्भर करता है? उसके कर्मों पर। तो इसलिए हम, और कभी कभी बहुत अच्छे भी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो ठीक हो जाता है। तो कारण क्या है? ये सबके पीछे जो चल रहा है वो कर्म की फिलॉसफी चल रही है। अब व्हाट इज दिस कर्म फिलॉसफी? तो एक तो ये लॉज क्या है? बिकॉज एवरीथिंग, फिलॉसफी कहो, पॉलिसी कहो, या नियम कहो, उसके पीछे एक लॉज होते हैं। तो अगर वो लॉज ठीक नहीं है, अब जैसे आज हम ऑनलाइन बात कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, तो इसके पीछे पूरी एक टेक्नोलॉजी है ना। अगर ये वो टेक्नोलॉजी में कुछ गड़बड़ है, तो चाहे हम सोच रहे मैं इधर ठीक हूँ, आप सोच रहे मैं वहां ठीक हूँ, लेकिन अंदर के जो लॉज है उसमें गड़बड़ है, तो सब कुछ ठीक होते भी हम दिखाई नहीं देंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। तो ठीक एवरी थिंग्स के पीछे एक लॉज है। एंड इफ यू सी, आज संसार में हर कोई का, हर एवरी क्षेत्र में, every segment of the society के laws बने हैं। now if you go on the road, traffic laws है। if you are doing any business, तो उसके सेल्स लॉज, सेल टैक्स है, परचेस टैक्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी तरह अगर आप घर में हैं तो फिर भी HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसके भी अपने लॉज है। अच्छा मैरिज है वो तो पर्सनल है ना, उसके भी लॉज है। तो अब आप घर में रह रहे हो तो वो मतलब हाउस अनडिस्प्यूटेड हो, ये हो, उसके भी अपने लॉज है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है इस संसार का जिसके लॉज ना हो? कोई है ऐसा क्षेत्र कि जिसके कोई लॉज नहीं बने, वहां आप जो मर्जी कर सकते हो? अब आप घुमा के देखो कहाँ कोई, चाहे आप गाड़ी खरीदते हो, कोई बिजनेस करते हो, कुछ भी, सबके पीछे एक लॉज है। पुलिस है, उनके भी अपने एक पॉलिसीज है, लॉज है। आज आप कंपनी खोलते हैं तो उसके भी एक कितने कानून बनते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, नो, ऑल दोस थिंग्स एक कंपनी फॉर्म करते हैं। तो व्हाट इज, व्हाई द लॉज आर देयर? कोई भी लॉज मतलब कंपनी फॉर्म हुआ था या आदि, तो हर कोई के पीछे लॉस क्यों है? ऐसी क्यों नहीं फॉर्मुलेट हो जाता है? क्यों? क्योंकि अगर
लॉज न होता तो फिर तो कोई उसका डिसिप्लिन ही नहीं, किस तरह उसको चलाना है, मतलब उसके पीछे कुछ रहेगा ही नहीं अगर लॉज ही नहीं हो तो। जब कोई मर्जी आए परचेस कर ले, कहीं से भी परचेस कर ले, टैक्स भरे ना भरे, नो। सो जस्ट इमेजिन व्हाट वुड बी द वर्ल्ड इफ देयर वुड हैव बीन नो लॉज। किस तरह की वो दुनिया हो जाती। तो हर कोई के पीछे लॉज है, और लॉज का भी जरूरी क्यों है, तो इसमें जैसे बताया है, चाहे कुछ भी करो संसार में, सबके पीछे लॉज है। और लॉज भी क्यों जरूरी है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे इसमें हाउस है, ट्रांसपोर्ट है, कंपनीज है, मेडिकल, आज मेडिसिन्स कर रहे हैं, ये तो एक तरह से एक मतलब सॉर्ट ऑफ सेवा है, लेकिन उसका भी मेडिकल काउंसिल एक लॉज बना हुआ है। हॉस्पिटल, एचयूएफ, मतलब कोई ऐसा नहीं है जहां लॉज नहीं हो। तो इसी तरह सोल इस शरीर में आती है और थॉट्स और एक्शंस करती है, तो उसके भी तो लॉज होंगे, और दैट इज कॉल्ड द कार्मिक लॉज। दिस इज द कार्मिक लॉज। तो अब क्या हुआ, whenever we start with any एक्टिविटी, तो पहले क्या करते हैं, जब भी कोई एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक सपोज नाउ यू वांट टू स्टार्ट विद अ कंपनी, और ये एक घर ही बनाना है आपको, एक रेंट पे घर लेना है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग क्या जरूरी होता है? ऐसे ही आके ले लेंगे? क्या करते हैं, एग्रीमेंट साइन करते हैं, राइट? एग्रीमेंट, यू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द अदर पार्टी, और एग्रीमेंट एंटर होने का मतलब है यू हैव रेड एवरीथिंग एंड दैट अदर पार्टी आल्सो हैज रेड एवरीथिंग। उसने भी सब कुछ पढ़ा है, आपने भी सब कुछ पढ़ा है, एंड देन आप एग्री करते हो, आप साइन करते हो, दैट बिकम्स एन एग्रीमेंट। अब वो लीगल हो गया, और उसके बाद आप घर में रहते हो, या पहले घर में रहना शुरू कर देते हो उसके बाद एग्रीमेंट साइन करते हो? ऐसा है कभी? जनरली इवन आज एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट भी करना है, एनीथिंग, हम क्या करते, पहले वो सब लेते हैं, अंडरस्टैंड करते उस लॉस को, उसके बाद हम एंटर करते हैं, एंड यही समझदारी है, राइट? ऐसे तो नहीं करना चाहिए कभी भी। इसी तरह अब क्यों ये किया जाता है, ये इस तरह से एग्रीमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि the reason why we do this kind of practice, तो उसका रीजन है ताकि बाद में कुछ भी बात हो तो रेगुलर प्रैक्टिसेस, पहले फर्स्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस आर स्टडीड, एग्रीमेंट साइंड, एक्टिविटी स्टार्टेड, और एक बार एक्टिविटी साइन हो गई, एंटर हो जाता है, फिर वी आर बाइंडेड बाय दैट लॉ। यही होता है ना, क्योंकि साइन किए बिगर हम उसमें दोनों पार्टी के लिए रिस्क है, क्योंकि अगर एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ तो कोई लॉज ही नहीं, और कोई बाइंडिंग ही नहीं, और कोई बाइंडिंग नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, तो फिर तो मतलब हम किसी को अकाउंटेबल कर ही नहीं सकते। तो रेगुलर एक्चुअली स्टाइल है कि एक्टिविटी को एंटर होने के पहले पूरा स्टडी करते हैं, उसके बाद साइन किया जाता है, एंड वंस साइंड अब आप निश्चिंत हो जाते हो। ऐसा है ना, ऐसे ही, क्योंकि आपने भी स्टडी कर लिया, उसने भी स्टडी कर लिया, तो इसलिए लॉज इंपॉर्टेंट है। इसी तरह गेम्स हम खेलते हैं, तो गेम्स में भी क्या करते हैं, स्पोर्ट्स तो गेम्स है ना, लेकिन गेम्स में भी क्या किया जाता है,
लॉज है, रूल्स है, क्या है, बीसीसीआई, व्हाट इज दैट, क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। तो वो भी काउंसिल क्यों बनती है, क्योंकि लॉज है। गेम है, चलो खेलो ना, ये वो, अगर बिना लॉज हो तो क्या हो जाएगा, केओस हो जाएगा लाइफ में। नहीं, वो मर्जी वैसे करे, वो इस तरह से खेले, वो जैसे मर्जी करे, तो फिर तो केओस हो जाएगा। और दूसरा, अगर लॉज नहीं हो, फर्स्ट ऑफ ऑल केओस हो जाएगा, और सेकंड क्या होगा, कौन राइट है, कौन हारा है, कौन जीता है, हाउ कैन यू से एनीथिंग, क्योंकि कोई लॉज ही नहीं है। हाँ, तो फिर तो आप हार जीत का बता ही नहीं सकते एक्चुअली कौन विक्टोरियस है। तो व्हेन देयर इज अ लॉ, अंडर दैट गाइडेड प्रिंसिपल्स, यू कैन, आप रियली जो जीतता है उसको आप रिवॉर्ड कर सकते हो। यू कैन फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियरली डिक्लेयर कि ये वन है, ये हारा है, और दूसरा उसमें आप फिर रिवॉर्ड उसके लिए होगा। तो लॉज होने के कारण ही हम एक्चुअली कौन हारा है कौन जीता है बता सकते हैं ना। अगर लॉज ही ना हो तो क्या पता कि कौन हारा है कौन जीता है, तो फिर तो मतलब मजा ही नहीं गेम का ना। और जैसे अभी एग्जामिनेशन देता है, कोई लॉज ही ना हो तो फिर क्या कहेंगे। अब जैसे अभी हुआ लॉकडाउन में, भाई ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस आपके रिकॉर्ड आपको ए ग्रेड दे दिया, किसी को बी ग्रेड दे दिया, तो हम क्या कहते हैं, एक्चुअली देखा जाए तो ये कोई लॉजिक रीजन नहीं, मतलब ऑथेंटिक नहीं है ना, क्योंकि वो पिछले रिकॉर्ड के बेसिस पे आपको दे दिया। तो एग्जामिनेशन एंटर करना और उसके उस टाइम फ्रेम में, उसके लॉस के फ्रेम में अपने आप को ढालना, उससे हमारी रियलिटी का पता चलता है, अदरवाइज कुछ पता ही नहीं चले फिर तो इसी तरह अब आत्मा इस शरीर में आई और कर्म करने लगी, तो उसके भी तो कुछ लॉज होंगे कि ऐसे हो गया सब कुछ, ऐसे तो नहीं होगा ना, उसके भी कुछ लॉज होगा। अच्छा, हमने क्या किया, बाकी सब लॉज पहले पढ़े या बाद में पढ़े। एक स्पोर्ट्स में भी होता है, एक सिंपल हम लोग एक क्या कहते हैं, म्यूजिकल चेयर भी खेलते हैं घर में, या एक हाउसी गेम खेलो घर में, तंबोला खेलो, तो उसके लिए भी रूल्स पहले अनाउंस किया जाता है बाद में अनाउंस करते, पहले अनाउंस करते हैं ना, बाद में नहीं करते। और फर्स्ट रूल्स अनाउंस करते सो दैट उस रूल के फ्रेमवर्क में आप गेम खेलो, एंड देन ओनली यू आर विक्टोरियस और नॉट, आप हारे या जीते उसके अकॉर्डिंग डिक्लेयर होगा। तो इसी तरह आत्मा शरीर में आई, क्या कभी हमने कार्मिक लॉस समझने की कोशिश की, क्या हमने समझा कभी कार्मिक लॉस। एक्टिविटी कर रहे हैं, इट्स लाइक बिजनेस भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमने वो लॉस को पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं, मतलब कोई एग्रीमेंट देखा ही नहीं। अब चाहे हमने देखा नहीं देखा, लॉस तो एप्लीकेबल है कि नहीं है। अच्छा, लॉज स्टडी करने के बाद फायदा क्या होता है कि जब जो भी हम लॉस किया है तो उसका फायदा क्या होता है कि अगर मैंने लॉज एंटर किया है तो ताकि कुछ भी अगर इसमें नहीं क्लियर है, अगर लॉज नहीं क्लियर होता है तब आप उसको आवाज उठा सकते हो। अगर आपके लॉज आपने समझा है, स्टडी किया है, और फिर भी वो नहीं किया जा रहा है, तो यू कैन रेज योर वॉइस। इस कारण लॉज पहले स्टडी करते हैं। तो इसी तरह अगर लॉज अनक्लियर है तो सबसे पहले अब हम गेस करेंगे कि आखिर में बात क्या है, क्यों ऐसे हुआ, या दूसरा ब्लेमिंग करेंगे कि देखो उसने ठीक से नहीं किया था, उसने ठीक से नहीं किया था। विल जस्ट पास ऑन द ब्लेम, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि क्या लॉज है और फिर मुझे ऐसे क्यों
मुझे आउट क्यों कहा गया, तो इसलिए ब्लेम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेट बोर्ड का कोई लॉज नहीं होता और किसी को आउट किया जाए, या लॉज तो है, मुझे नहीं पता कि ये लॉज है कि इस तरह से अगर आपने कैच पकड़ा है, वो कैच को कैच नहीं माना जाता है। ऐसा लॉज हम सुनते कि वो कैच को कैच नहीं माना जाता है। अब वो पकड़ने वाला कहेगा मैंने तो राइट ही पकड़ा, मैंने तो कैच पकड़ा है ना, लेकिन वो उसमें क्रिकेट के वहां वो पूरे काउंसिल में लॉ है, और उसके पीछे लॉ के पीछे रीजन है कि अगर आप इस तरह से कैच पकड़ोगे तो वो एक्चुअली कैच नहीं माना जाता है। अच्छा, जिस प्लेयर को ये नहीं पता होता है तो वो क्या करेगा, अब उसको आउट डिक्लेयर किया जाए या नहीं डिक्लेयर किया जाए, तो फिर वो कहेगा कि अरे, वो फील्डर कहेगा मैंने तो पकड़ा, लेकिन क्यों नहीं डिक्लेयर किया। तो इफ आई डोंट नो द लॉज, हु विल बी एट लॉस? द वन हु डजंट नो इट। तो आइदर यू गो ऑन गेसिंग और यू गो ऑन ब्लेमिंग, और तीसरा है फीलिंग ऑफ वाई मी, आखिर भी मुझे क्यों डिक्लेयर किया गया आउट। और फोर्थ है want to hold others responsible। और लास्ट है, तो इसी तरह अगर क्योंकि हमें पता नहीं जीवन में कि क्यों ऐसा हुआ, या मुझे पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं इतना अच्छा करता हूँ सबके लिए, फिर बाद में जब मुझे कोई हेल्प करने का टाइम आता है पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता है। तो क्योंकि मुझे लॉज नहीं पता है, सो आइदर वी कीप ऑन गेसिंग, ब्लेमिंग, और फिर लगता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों, एंड ट्राई टू होल्ड अदर्स रिस्पॉन्सिबल। और जब कोई नहीं मिलता है, पहले तो हम ट्राई करेंगे, आज ये आई है ना, जब से ये डॉटर इन लॉ जब से आई ना तब से ऐसा हुआ, या वॉट एवर, विल ट्राई टू होल्ड मेनी पीपल रिस्पॉन्सिबल। और अगर कोई नहीं मिलता है रिस्पॉन्सिबल, तो क्या है, भगवान तूने ऐसा क्यों किया, तो अब बचा भगवान कि उसने ऐसा किया। तो दिस इज द रीजन व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड द लॉस, नहीं तो खाली गेस करते रहेंगे। और आज तक भी कभी भी हम सबके साथ अप्स एंड डाउन्स हुए लाइफ में, बट आर वी एबल टू अंडरस्टैंड द रीजंस ऑफ द अप्स एंड डाउन्स? सबके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हुए, हैंड्स रेज कर सकते हैं, या बहुत अच्छी जर्नी रही हमेशा, सबके साथ हुआ है, बट एनी टाइम वो भी एबल टू अंडरस्टैंड कि आखिर भी बात क्या है, कि ऐसा क्यों है कि वो व्यक्ति ऐसे ही मेरे साथ ऐसा है, या पता नहीं सरकार मेरे पीछे क्यों पड़ी है। तो ये आज जैसे जैसे लॉकडाउन ही है, कईयों के बहुत अच्छे बिजनेस हो गए, कुछ कुछ ऐसे, और कईयों के बिजनेस ठप हो गए। तो मतलब क्योंकि हमें लॉज नहीं पता, हम फिर अब ब्लेम करेंगे एक दूसरे को। जब तक मिलता है तब तो ठीक है, नहीं भगवान तूने ऐसा किया। तो इसलिए ये लॉज समझना जरूरी है या नहीं है, और इनफैक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल जरूरी है। व्हाट डू यू फील, ऑल ऑफ यू फील, इज इट एसेंशियल? और कब समझना चाहिए ये लॉस, कब समझना चाहिए ये लॉस? आपको क्या लगता है, जरूरी तो है लेकिन समझना कब चाहिए इसको? समझना चाहिए कब? जब जब हमको फील करता है, जब फील होता है। एक्टिविटी स्टार्ट करने के पहले या एक्टिविटी स्टार्ट करने के बाद? पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल। एक्टिविटी स्टार्ट करने के लॉस को समझते हैं, एक्टिविटी के बाद नहीं समझते हैं। पर आज हमने स्पिरिचुअलिटी की के लिए कौन सी एज रखी है? 60 प्लस, राइट? 60 प्लस होंगे तब स्पिरिचुअलिटी। तो लॉस कब समझ रहे हैं हम? ये देखो, क्यों? क्योंकि पूरे जीवन तो हम कर लेंगे सारे ऊपर नीचे वाले कर्म,
और फिर बाद में जाके स्टडी करेंगे लॉस को। दिस इज आवर लाइफस्टाइल। तो इसलिए दिस इज व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, कि लॉस को समझो आप, ताकि हम और किसी को, अब क्या होगा, क्योंकि हमने लॉस को नहीं समझा है तो हम दूसरे को ब्लेम करें। अगर हमने लॉस को समझा है तो हम दूसरे को ब्लेम करेंगे नहीं, और फिर क्योंकि मुझे पता है इसके पीछे ये लॉस है, तो मुझे कहाँ ठीक करना है आई विल नो इन एडवांस। और इवन इफ आई डोंट नो इन एडवांस, मे बी आई फॉरगॉट इट, लेकिन जैसे ही करूंगी आई विल रियलाइज इट और अगला एक्टिविटी मैं ठीक कर लूंगी। ये फायदा है ना लॉस समझने का। परंतु स्पिरिचुअलिटी में क्योंकि हमने ये समझा ही नहीं कि पता नहीं ये ऐसे क्यों, इसका मेरे प्रति ऐसी भावना क्यों है, ये समझा ही नहीं, तो इसलिए हम करते गए। वो गलत करता है, मैं भी गलत करती हूँ, उसने मेरे से हेट्रेड रखी, मैंने भी आपसे, और ऐसे करते करते आज 20-20 साल हो गए, 40-40 साल हो गए, बट हमारे रिलेशंस बहुत खराब, और उसके कारण औरों के साथ इतने के रिलेशंस खराब। एंड वी नो व्हाट ऑल वी आर गोइंग थ्रू, बिकॉज ये लॉस को नहीं समझा हमने। तो ये है स्पिरिचुअल लॉस जो आज हम समझेंगे कि क्या है। अब सबसे पहले इसमें एक बात है कि जब हम कहते कार्मिक लॉस, दो मान्यता है। एक कहती है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा, राइट, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये सब फेमस है। अच्छा, दूसरा है कि भगवान हमको सुख दुख देता है, भगवान ने सुख दिया, भगवान ने दुख दिया। अब इन दोनों में से एक राइट होगा, दोनों तो राइट नहीं होंगे। अब आपको क्या लगता है कौन सा राइट है? पहला कि मेरे कर्मों का जिम्मेवार, मतलब एस यू सो सो शैल यू रीप, ये वाला है, या सेकंड भगवान सुख दुख देता है, ये वाला है? सेकंड है, फर्स्ट है? फर्स्ट है, मेजॉरिटी यही कहते हैं। तो सेकंड इज रूल्ड आउट, सो वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, क्योंकि फर्स्ट में सारा कर्मों का जिम्मेवार मैं, व्हेन आई से एस यू सो सो शैल यू रीप, तो पूरा जिम्मेवारी मेरे ऊपर। दूसरे में कह दिया भगवान करने वाला है, तो फिर जिम्मेवारी उसके ऊपर हो गई। और क्योंकि पहले में हमने समझा मैं जिम्मेवार हूं, तो इसका मतलब मेरे को ठीक करने से, मेरा ठीक करने से मेरा ठीक हो जाएगा, सो इट्स मोर इजियर। और जब मैंने क्या उसके ऊपर जिम्मेवारी है, तो फिर तो उसको ठीक करना पड़ेगा। सो इधर कर्म मैं कर रहा हूं, जिम्मेवार वो है। आज एक छोटा सा सेटअप में भी आप एम्प्लॉइज को काम देते हो, और फिर वो काम करते हैं या नहीं करते हैं, आपने उनको डेजिग्नेट कर दिया, डेलीगेट कर दिया, ये काम करो, और अगर वो नहीं करते हैं तो आप क्या करते हो? उनको जिम्मेवार ठहराते हो, क्योंकि आपने सब बता दिया और फिर भी नहीं करते हैं। मतलब एक छोटे से सेटअप में भी वो एम्प्लॉइज जिनको जिम्मेवारी दी गई वो रिस्पॉन्सिबल है। हम पूरा जीवन लीड कर लेते हैं और हम कहते हैं कि भगवान तुमने ये क्या किया, मेरे साथ ऐसा हुआ, उसका कारण कौन है? पहले तो सब कुछ, और इफ नॉट आप हो। आई मीन हाउ, व्हाट इज दिस इक्वेशन? तो इसलिए ये हमें क्लियर हो कि मेरे साथ जो हो रहा है उसका जिम्मेवार मैं स्वयं हूं। तो द वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ द कार्मिक लॉस, फर्स्ट ये है, बिकॉज एस यू सो सो शैल यू रीप। और वैसे भी बीज, फल, हम कहते हैं सुख और दुख फल है। जो भी फल मिल रहा है, आप मेरे से अच्छे से बात नहीं करते हो, आप या तो आप मेरे लिए बहुत अच्छे हो, उनके लिए अच्छा, तो जो मुझे जो भी फल मिल रहा है, फल एक समय बीज होता है। एप्पल का फल वही एक समय बीज होता है, वही ग्रो होकर फल आता है।
तो अगर फल मुझे मिल रहा है तो इसका मतलब बीज भी किसका था? मेरा ही था, किसी और का नहीं होगा, बिकॉज जैसा फल वैसा बीज. तो therefore the whole control comes in our hands, and therefore it becomes very easy for us to change it. क्योंकि मेरे हाथ में है. आपके हाथ में कुछ है तो आपको तो जब मर्जी, गाड़ी ठीक नहीं है, आपके हाथ में पूरा अथॉरिटी है, पैसा है, आप जाके गाड़ी ठीक करा सकते हो. अब दूसरे के हाथ में है तब तो आप इंडिपेंडेंट हो गए, एंड यू वेट फॉर इट. तो भगवान ने कार्मिक लॉज, ऐसा ये स्पिरिचुअल लॉज है कि जिसमें क्लियरली हमें समझ में आ जाता है कि सब कुछ मेरे कारण है. नाउ हाउ दिस ऑल स्टार्ट्स. तो सबसे पहले कर्म एक बीज की तरह है. बीज को जब आप बोते हो, एंड until you get the desired fruit, there are many factors to be taken into account to get the desired fruit. The very first is, सबसे पहले journey of a seed into a fruit, desired fruit. तो सबसे पहले है क्वालिटी ऑफ द सीड. जो बीज आप बोते हो उसकी क्वालिटी. मुझे चाहिए फ्रूट, चाहिए अल्फोंसो मैंगोस, तो मुझे सीड की क्वालिटी भी, मैंगोस की सीड की क्वालिटी बोलने से नहीं चलेगा. आई हैव टू बी वेरी क्लियर. मुझे अल्फोंसो रत्नागिरी स्टाइल के और उतने बड़े बड़े वाले मैंगो चाहिए, तो वैसा ही उसी का बीज चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वालिटी ऑफ द सीड. सेकंड, सीड क्वालिटी बहुत अच्छी है सीड की, लेकिन जिस धरनी में वो बोया गया वो धरनी अगर ठीक नहीं हो, सो द सॉइल वेर इट इज सोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि बहुत अच्छा सीड है लेकिन धरनी अच्छी नहीं है, तो चाहे कितना भी अच्छा सीड है वो फिर उतना ग्रो नहीं करेगा. थर्ड, धरनी बहुत अच्छा है लेकिन उसको राइट समय पे नहीं बोया गया. क्वालिटी बहुत अच्छी है, धरनी भी बहुत अच्छी है, उसको बोना चाहिए आपको अप्रैल में, आपने बोया उसको नवंबर में, टाइम राइट नहीं है, तो विल यू गेट द डिजायर्ड फ्रूट. तो सेकंड, थर्ड इज सीजन्स. और फोर्थ है कि रेगुलर वाटरिंग, फर्टिलाइजर्स. मतलब अगर ये तो तीनों का ध्यान रखा पर आपने पानी दिया ही नहीं, जो रेगुलरिटी जिस तरह से देना चाहिए, या फर्टिलाइजर्स जो टाइमली देना चाहिए वो दिया नहीं, तो कितनी भी सीड की क्वालिटी अच्छी हो, लेकिन क्योंकि ये नहीं दिया, then also you cannot expect the desired food. तो therefore the fourth is watering और fertilizers. और लास्ट है, इन सब के बाद ये सब कर लिया, अब आप एकदम एक्साइटेड हो कि कब वो फ्रूट आए. तो और फिर फ्रूट आने ही लगा, आपने मैंगो का, ये कॉलीफ्लावर, गोभी का बीज बोया, आपने ये सब चारों चीजों का ध्यान रखा, और फ्रूट आने ही लगा था और वो कच्चा था, एंड बिकॉज यू वर सो एक्साइटेड आपने खा लिया. तो जो आपने सोचा था और जो आपको अभी मिल रहा है उसमें फर्क है. सो द लास्ट इज पेशेंस, धैर्यता. ये सब करने के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है पेशेंस. कर्म भी एक ऐसा ही सीड है. सबसे पहले जो आप करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वालिटी ऑफ the intention behind the action is the seed of the action. जो भी हम कर्म कर रहे उसके पीछे थॉट क्या है, इंटेंशन क्या है, that is the quality of the action. तो अगर मैं कर्म अच्छा कर, दिखने के लिए बहुत अच्छा कर्म है, लेकिन मेरा इंटेंशन है, फॉर एग्जाम्पल स्पिरिचुअल कर्म है, बड़ा अच्छा भजन है, ये वो है, लेकिन उसके पीछे इंटेंशन है सेल्फिश मोटिव, पैसा कमाना या व्हाटएवर, तो क्या कहेंगे उसको? अच्छा कर्म कहेंगे? स्पिरिचुअल दिखने के लिए अच्छा कर्म है, जैसे दान का कर्म है, बहुत अच्छा कर्म है दिखने के लिए, अंदर है नेम और फेम मुझे मिले, पॉपुलैरिटी हो,
क्या उसको हम अच्छा कर्म कहेंगे? इंटेंशन बिहाइंड द एक्शन इज द सीड ऑफ द एक्शन, क्वालिटी ऑफ द एक्शन। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्वालिटी क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वालिटी ही खराब है। अल्फोंसो चाहिए और आप लेके आए कलमी आम, क्वालिटी ही खराब है, उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो फिर तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एन अल्फोंसो ना। सबसे इंपॉर्टेंट है सीड, और सेकंड है उसके बाद दूसरा धरनी, जिस धरनी में वो बोया जाए। तो अब सेकंड इज धरनी। तो तो जिसके प्रति वो किया जाए। फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छा कर्म है, मतलब आपका इंटेंशन भी बहुत अच्छा है, दान का कर्म है, और बहुत भावना भी बहुत अच्छी है, लेकिन आपने उसको जैसे ऐसे जैसे भिखारी को दे दिया पैसा, और उसने जाकर उस पैसे से ये सब खरीद लिया। आपका इंटेंशन बहुत अच्छा है, लेकिन जिसके प्रति किया गया वो राइट था? आपका क्या इंटेंशन था देने के प्रति? कि भाई उसका पेट भरे। हमने इस इंटेंशन से तो नहीं दिया था ना कि वो ऐसे ऐसे करे, लेकिन उसने जाकर वो काम किया। तो इसलिए जिसके प्रति किया जाए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो कर्म निष्फल जाता है। तो वी हैव टू बी इवन अगेन डबली श्योर कि अगर मैं ये कर्म कर भी रही हूँ अच्छा, क्या वो राइट व्यक्ति, राइट पर्सन के पास जा रहा है? तो इसलिए सेकंड इज किसके प्रति किया जा रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा, ये तो बहुत अच्छा है, आपने कर्म भी ये भी अच्छा किया, धरनी भी अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन तीसरा है राइट समय पर नहीं किया। तो क्या कहेंगे? राइट समय पर नहीं किया मतलब टाइमली। फॉर एग्जाम्पल माँ है, बच्चे ने कुछ गलती की और उनको उसको अलर्ट करना जरूरी है। अब उसके फ्रेंड्स फैमिली सब आए हुए थे, उस समय माँ ने उसको कह दिया, तो व्यक्ति भी राइट है, जिसको उसको अलर्ट करना था वो मदर भी राइट है। लेकिन अब सबके जाने के बाद बच्चा क्या कहेगा कि माँ तुमने कहा तो ठीक था, लेकिन टाइम तो देखो। व्हेन टू से दैट। कई बार हम तो तीसरा है टाइम। कर्म तो करते हैं हम अच्छा, हम सोचते मैंने तो बहुत अच्छा किया, बच्चे के अच्छे के लिए किया, लेकिन किस समय बोला? अगर किसी को गलती बतानी भी है तो किस समय बतानी चाहिए, कैसे बतानी चाहिए, दैट इज ऑल्सो एन एक्शन। तो थर्ड है टाइम, किस समय किया जाए, और फोर्थ है फर्टिलाइजर्स। अच्छा, ये तीनों तो आपने किया कि जो भी कर्म किया उसके इंटेंशन बहुत अच्छी है, राइट पर्सन जिसके प्रति किया जा रहा है वो भी बहुत अच्छा है, टाइम भी किया, लेकिन अगर फोर्थ है टाइमली फर्टिलाइजर्स, वाटरिंग नहीं मिले, जैसे ऑनेस्टी का कर्म है। कोई कहते हैं मैं बहुत ऑनेस्ट, मैं लाइफ में कभी भी डिसऑनेस्ट, मतलब मैं ऑलवेज एवरीथिंग बहुत ऑनेस्टी से किया हमेशा, लेकिन कभी कभी हमारे लिए वो अपनी ऑनेस्टी भी एक है, वो एक प्रॉब्लम हो जाती है। कहते मैं आज ऑनेस्ट हूं ना इसलिए मैं यहाँ हूं, अगर मैं डिसऑनेस्ट होता ना पता नहीं मैं कहाँ का कहाँ रहता। समटाइम्स डू वी फील दिस? तो क्या है, ऑनेस्टी था, वैल्यू था, बहुत अच्छा, उनके पास एक एसेट है, सोल की एक एसेट है, वर्च्यूज, लेकिन क्योंकि उसको स्पिरिचुअलिटी की वाटरिंग और फर्टिलाइजर्स नहीं है, आज वो ऑनेस्टी मेरे लिए एक प्रॉब्लम बन गई। तो रेगुलर स्पिरिचुअल वाटरिंग और फर्टिलाइजर्स ये हमारी उस वर्च्यूज वाले सीड को ग्रो होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और व्हाट इज दैट स्पिरिचुअलिटी? कि आप करते जाओ करते जाओ,
वो हमको स्पिरिचुअल नॉलेज हमको एनकरेज करती है हमारी अच्छाई के लिए। और दुनिया में क्या होता है, देखो करके देख लेना, मैंने 9 टाइम्स किया, 10th टाइम तो मैं पूरा बर्स्ट हो गई। और फिर हम भी सुनते सुनते क्या कहेंगे, हाँ आप तो एकदम राइट हो। कितने कब तक सहन करेंगे, ऐसा थोड़ी चलता है। दिस इज व्हाट वी, तो हमको एश्योरेंस मिलती है। एंड वी ऑल नो फिर क्या होता है, अगर 10वीं बार हम बर्स्ट हो जाते हैं तो वो जो 9 बार का किया हुआ होता है वो भी क्या बोलते हैं, डिस्काउंट हो जाता है। फिर हम कहते हैं आप ये तो नहीं देखते मैं 9 टाइम्स किया, और वो कहता है आप इतना ऐसा कुछ बोल दिया हो, मतलब 10th में ऐसा कुछ कर दिया आपने 10th टाइम, जो वो 9 टाइम का कोई वैल्यू नहीं। तो इसी तरह therefore this spiritual knowledge वाटरिंग हमें हेल्प करता है कि नहीं आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आप करेंगे मिलेगा जरूर। और 5th लॉ आता है पेशेंस, कि मैंने किया है मुझे मिलेगा जरूर, लेकिन वो कब मिलेगा उसके लिए चाहिए पेशेंस। क्योंकि अगर मैंने इफ आई हैव डन एवरीथिंग टेकिंग ऑल द 5 फैक्टर्स इनटू अकाउंट, 4 फैक्टर्स मैंने लिया है, तो केवल मेरे पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, वो होना जरूर है। क्योंकि पूरा बाकी जो भी फैक्टर्स चाहिए वो सारा अप्लाई है। तो इसी तरह अगर मैंने सब कुछ किया है, मेरा इंटेंशन हमेशा अच्छा रहा, बाकी सब कुछ अच्छा रहा, तो फिर चाहिए पेशेंस। और समवेयर कभी कभी हम आते आते ये पेशेंस वाले फैक्टर में लूज कर जाते हैं। इसलिए हम इतना कुछ किया कराया, फिर कहते मैंने इतना कुछ किया सब मिट्टी में गया, क्यों? क्योंकि पेशेंस नहीं था। उसमें भी उसकी गलती नहीं थी, हमारा पेशेंस की प्रॉब्लम थी। तो इसलिए लास्ट है पेशेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज अ जर्नी ऑफ अ राइट थॉट टू अ डिजायर्ड फ्रूट, की पेशेंस। तो अगर ये पांचों फैक्टर्स है तब वी विल कॉल ऐसा राइट एक्शन। तो हम अभी आप देखो, हम कहते जीवन में मैंने सब कुछ अच्छा ही किया, हमने अच्छा किया, हमने अच्छा सोचा। हम कहते मुझे याद नहीं मेरे मेरे तरफ से कभी मैंने कुछ गलत किया भी है, दैट्स ट्रू, पर क्या मैंने अच्छा सोचा? कैन वी गारंटी अबाउट इट? क्योंकि अच्छा किया का सबसे पहला है अच्छा सोचा, क्वालिटी ऑफ द सीड। तो अगर मैंने अच्छा सोचा नहीं, इट्स लाइक फाउंडेशन ही रॉन्ग है, मैंने अपनी इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी, वो कभी भी क्रैश होने ही वाली है, क्योंकि फाउंडेशन है ही नहीं। तो इस तरह से ये है श्रेष्ठ संकल्प, ये हमारा इस लॉज ऑफ कर्मा। तो ये पांचों फैक्टर्स जब हम टेकन इनटू अकाउंट है, तब यू गेट द डिजायर्ड फ्रूट। और सेकंड है, तो फर्स्ट इज टू टेक टू अंडरस्टैंड दिस एंड all the 5 factors when in alignment, then it is called a good action. और सेकंड है, बाकी सारे फैक्टर्स ऑफ दैट सीड आर एप्लीकेबल इन दिस सीड ऑफ एक्शन, सिवाय एक फैक्टर के, ड्यूरेशन। जैसे ये पांचों फैक्टर अगर बाकी, जैसे कॉलीफ गोभी का बीज आपने बोया और ये पांचों फैक्टर का ध्यान रखा, तो विद इन सम डेज अकॉर्डिंग टू द सीड, जैसे मिर्ची है विद इन 1 वीक आपको मिल जाएगा, अगर गोभी है तो विद इन 6 वीक्स मिल जाएगा, और अगर आम है तो फेमस है दादा बोए पोता खाए, में भी 5-6 साल रुकना पड़ता है। लेकिन ये जरूर है कि किया है, प्रोवाइडेड ऑल द 5 फैक्टर्स आर टेकन इनटू अकाउंट, आपको मिलेगा जरूर। लेकिन कर्म एक ऐसा सिद्धांत है, एक ऐसा बीज है कि अगर आपने किया है, प्रोवाइडेड ऑल द 5 फैक्टर्स आर टेकन इनटू अकाउंट, हो सकता है कल ही मिल जाए, हो सकता है 4 दिन बाद मिले, 4 महीने बाद मिले, 4 साल बाद मिले, 40 साल बाद मिले, और हो सकता है इस जीवन में मिले ही नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि किया है तो मिलेगा जरूर, लेकिन कब मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं। और मैं समझती हूँ कि कर्मों के सिद्धांत में भगवान ने ये सबसे अच्छा फैक्टर कर दिया कि कब का मुझे कुछ पता ही नहीं है। ये बहुत अच्छा कर दिया
क्यों फायदा है? कि मुझे पता ही नहीं कि कब मिलेगा। सबसे पहले अब जैसे हम ट्रैफिक में जाते हैं तो एक होता है कि मुझे पता है कि इतने बजे से इतने बजे तक ये पुलिसमैन होता है और इस रूट्स में वो सब ट्रैफिक पुलिस होते हैं। तो क्या करेंगे हम उस समय उस रूट्स में विल बी वेरी अलर्ट, हम लेकर जाएंगे। और जब मुझे पता है कि यहाँ ना इस पूरी एरिया में यहाँ तो कुछ है ही नहीं ऐसा, तो फिर हम उतने अलर्ट नहीं होंगे। और अगर ये पता है कि पता ही नहीं कि कभी भी वो ट्रैफिक पुलिसमैन और सिविलियन ड्रेस में आ जाए, क्या होगा फिर? पता भी नहीं, वो सिविलियन ड्रेस में भी हो सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो अपना यूनिफॉर्म में हो। तो क्या हो जाएगा? विल ऑलवेज बी अलर्ट, क्योंकि पता ही नहीं। तो इसी तरह परमात्मा ने भी ये कब ड्यूरेशन का क्वेश्चन मार्क इस लॉज ऑफ कर्मा में रख दिया कि मुझे पता ही नहीं कि कब होगा। तो उससे क्या होगा? आई विल ऑलवेज गो ऑन डूइंग द बेस्ट। अगर मुझे पता होता कि इतना करो ना इतने दिनों के बाद मिल जाएगा, तो एक मे बी मुझे एक सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, ठीक है मैंने इतना कर लिया ना अब ठीक है। और दूसरा, मैं ऑलवेज नहीं करती रहूंगी। जब मुझे पता ही नहीं कभी भी मिल सकता है, तो मेरा फोकस क्या होगा? सिर्फ करने के ऊपर, बिकॉज आई जस्ट डोंट नो व्हेन आई विल गेट इट। इसलिए कहा कर्म किए जा फल की चिंता मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा। मतलब क्यों बोला कि फल की चिंता मत करो? क्योंकि हमको पता ही नहीं कब होगा। और यही सबसे बेस्ट प्रिंसिपल फैक्टर स्पिरिचुअल लॉज में है कि हमें कुछ पता नहीं। इसलिए हमारा फोकस क्या हो जाएगा? सिर्फ करना है, फुल स्टॉप। इसलिए वो अप्लाई होता है कर्मण्य वादिकारस्तु माँ फलेषु कदाचन, कि तुम सिर्फ कर्म किए जा। क्यों? क्योंकि हमारा केवल वही फोकस है। और इनफैक्ट हाफ द स्ट्रेस खत्म हो जाता है। अगर मुझे फल की भी इच्छा होती है तो कितना स्ट्रेस है, मुझे क्या है फोकस? केवल करना है। वंडरफुल, कोई स्ट्रेस ही नहीं है। और क्यों? क्योंकि करेंगे तो वो पांचों फैक्टर्स है ही है, स्पिरिचुअल लॉज है। मनुष्य के लॉस तो फिर भी व्यक्ति थोड़ा इन्फ्लुएंशियल बहुत होता है ना, तो वो पुलिस वालों से मिलकर हमारे लॉस को भी चेंज कर सकता है, वकीलों से मिलकर। लेकिन स्पिरिचुअल लॉज में किसी का इन्फ्लुएंस नहीं चलता है। तो इन इफ एट ऑल हमने किया है तो हमको मिलेगा जरूर। कब मिलेगा ये नहीं पता, और ये भी एक स्पिरिचुअल लॉज ही है। सो देयरफॉर वी आर वेरी टेंशन फ्री। तो सेकंड इज ड्यूरेशन इज नॉट एप्लीकेबल, एंड थर्ड इज कि जो मेरे साथ जो हो रहा है उसका जिम्मेवार मैं स्वयं हूं। क्योंकि बीज है, अगर फल मुझे मिला है, फल मुझे मिल रहा है, तो बीज भी मेरा ही है। क्योंकि वही फल एक समय बीज था, लेकिन जब बीज था मुझे पता नहीं चला। आप जो कर रहे हो मेरे साथ वो मुझे दिख रहा है कि तुम इतने जोर जोर से बोलते हो, मैं तो अच्छा ही बोलती हूँ लेकिन तुम जोर जोर से बोल रहे हो। तो मुझे ये दिख रहा है कि तुम मेरे साथ गलत हो। लेकिन वो क्यों गलत है? क्योंकि तुम कभी थे ऐसे, तभी तुमको मिल रहा है। जब हम ये सिद्धांत, क्योंकि जो मिल रहा है पहले मिलता है या पहले देते हैं? पहले हम कर्म करते उसके बाद फल मिलता है? पहले बीज बोते उसके बाद फल मिलता है, या पहले फल मिलता है उसके बाद बीज बोते? स्टाइल क्या है? पहले बीज? इज इट ट्रू? ऐसा तो नहीं कि पहले फल उसके बाद बीज। तो अगर मुझे आप ठीक नहीं बात कर रहे हो तो ये मेरा फल है, मतलब बीज मेरा ही था। तो अगर हम ये फॉर्मूला समझ लेते हैं, एक सिंपल स्टोरी है, आई डोंट नो हाउ फार इट इज ट्रू, बट एक जर्नल में हमने पढ़ा था कि एक बार मद्रास की बात है, और एक फैमिली प्रोफेशनली वेरी वेल क्वालिफाइड, दे हैड ओनली वन सन, वो भी मैरिड रैंकर। तो इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल फैमिली, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। 14 साल की एज में बच्चे को पेट की बीमारी हुई,
और फिर वो मतलब सब तरफ से ट्रीटमेंट कराई, इकलौता बेटा, यू कैन इमेजिन किस तरह की ट्रीटमेंट कराई जाती है। तो हर तरह से कराई, लेकिन बीमारी टस से मस नहीं हुई। लोकल लेवल, नेशनल लेवल तक की कराई, फिर भी कुछ बीमारी का पता नहीं चला। इंटरनेशनल लेवल तक कराई और फिर भी ऑफ नो अवेल। फाइनली दो वो बीमारी बढ़ती गई। 1 ईयर के बाद इट्स लाइक ही वाज ऑलमोस्ट बेड रिडन। वन फाइन इवनिंग वो द फादर वाज, एंड उस पूरे इस ईयर के दौरान पेरेंट्स ने अपनी सारी संपत्ति इंक्लूडिंग द हाउस बेचकर भी उस बच्चे की ट्रीटमेंट, क्या नहीं कर सकते, सब किया। तो वो लगा दी थी, एंड द फादर वाज सिटिंग बिसाइड बेड साइड ऑफ दैट चाइल्ड। और ऑल ऑफ अ सडन द बच्चा होश में आता है और कहता है कि अच्छा पिताजी, मुझे आपसे इतने लेने थे, मैंने ले लिया, अब मैं जाता हूँ। पिताजी को बहुत आश्चर्य हुआ कि मतलब सोचा कि शायद ऐसे ही वो बेहोशी स्टेज में बोल रहा होगा, बट वो एकदम होश में कह रहा था। और उस बच्चे ने कहा, बात पिछले जन्म की है, मैं और आप दोनों बिजनेस पार्टनर्स थे, पार्टनरशिप में बिजनेस करते थे, और एवरी ईयर वी यूज्ड टू शेयर द प्रॉफिट्स। बिजनेस हमारा शहर में था, फैमिलीज हमारे गांव में होती थी। तो लाइक एवरी ईयर, एक साल आपने हम लोग ने शेयर किया प्रॉफिट को, एंड वी वर गोइंग टुवर्ड्स आवर फैमिलीज गांव में। रास्ते में से जंगल पड़ रहा था। आप आप फैमिली पर्सन थे, मैं बैचलर था। आपको, आपके मन में आया कि इतना पैसा लेके करेगा क्या, क्योंकि कोई फैमिली तो है नहीं, और आपने कत्ल कर दिया। वो पैसा, आज तक का इंटरेस्ट मैंने आपसे ले लिया है। एंड सेइंग दिस ही ब्रीथेड हिज लास्ट। मेरे साथ जो हो रहा है उसका जिम्मेवार मैं स्वयं हूँ, कोई और नहीं है। अगर तो ये प्रिंसिपल हमको अभी विजिबल दिखता है, पता नहीं ये बेटा ऐसा क्यों करता है, पता नहीं ये बहू ऐसी क्यों करती है, पता नहीं ये पार्टनर ऐसा क्यों है। मेरे साथ जो हो रहा है कोई और जिम्मेवार नहीं है। कोई भी ये लॉज, कार्मिक लॉज ऐसा है, नॉट इवन अ सिंगल, इवन आपकी वाइफ भी हो, मदर भी हो, फादर के साथ हो रहा है ना, तो फादर ही जिम्मेवार है, मदर भी कुछ नहीं कर सकती है। वो उतने ही एंगल तक जिम्मेवार है जितना उसका कंट्रीब्यूशन होता है, नॉट बियॉन्ड दैट। इतना जस्टिफाइड है। सो देयरफॉर दिस इज द कार्मिक थर्ड प्रिंसिपल। मेरे साथ कुछ भी हो रहा है, no one and no one in this world is responsible for what I am going through. I and only I am responsible for it. So these are the golden laws, principles of karmic philosophy. पहला कि 5 factors to be taken into account, then it will be called as a right fruit. Second, इस लॉस का, इस कर्म का कोई ड्यूरेशन नहीं है। और थर्ड, मेरे साथ जो हो रहा है उसका मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। अगर ये तीनों हमें समझ में आ जाए तो क्या हो जाएगा जीवन। देयर इज I and only I are responsible for what is happening to me. तो इसलिए अगर ये मुझे समझ में आ जाए तो क्या हो जाएगा, हम कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, कई बार कभी होता है या कभी हुआ है कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो रही है और मैं बहुतों को रिस्पॉन्सिबल ठहराती हूँ, या किसी को भी गड़बड़ मेरे साथ हो रही है, मैंने कुछ खाया और पेट मेरा खराब हुआ और मैं जिम्मेवार ठहराती हूँ किसी और को, और वही दूसरे ने खाया उसको कुछ नहीं हुआ, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि तुम्हारा मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम है। तो इसी तरह संसार में जो भी कुछ हो रहा है उसका मेरे साथ हो रहा है, मैं ही जिम्मेवार हूँ। दीज आर द फंडामेंटल लॉज ऑफ कर्मा। इसके अंतर्गत बड़े सब लॉज है, वो हम डेज टू कम में समझ में आता जाएगा जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करेंगे। जो कोर्स अभी चल रहा है
तो जब जब जो आप कोर्स करते जाएंगे उसमें उसके आगे के लॉस पता चलेगा, लेकिन ये फंडामेंटल लॉज है और द होल स्पिरिचुअलिटी इज बेस्ड ऑन दीज लॉज। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही ये है कि ये लॉस को हमको समझाने का प्रयत्न करती है, और ताकि ये लॉज हम समझ ले, हम अपने कर्मों को ठीक कर लेंगे और हमारे लिए लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। ये है स्पिरिचुअलिटी। तो कौन सी एज में सीखना चाहिए ये स्पिरिचुअल नॉलेज? कौन सी एज में सीखना चाहिए? यू आर एंटरिंग इनटू अ गेम। स्पोर्ट्स में बैट्समैन बन गए, बॉलर बन गए, फील्डर बन गए, और लॉस को कब समझना है? स्टार्टिंग ऑफ द गेम, एंडिंग ऑफ द गेम। नाउ वी हैव टू डिसाइड। और इसके लिए हम समझ कहते हैं कि हमको टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लॉस समझना है, उसके लिए मुझे टाइम नहीं है। इट्स फाइन। तो कब टाइम मिलता है? जब जब हमको इसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं ना, जब आज हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं कि ये बेटा अच्छा नहीं है, बेटी अच्छी नहीं है, या पार्टनर मेरे से गड़बड़ कर रहा है, ये तब हम जाके स्पिरिचुअल नॉलेज सीखते कि क्या प्रॉब्लम है, बहुत स्ट्रेस है लाइफ में। लेकिन कब सीखना चाहिए था? उस समय कहते ये कोई एज है जब सीखना चाहिए लॉस, तब हम क्या कहते हैं? ये एज है। इट्स फाइन, बट देन लेट अस बी रेडी कि बाद में जो भी होगा। तो दिस इज द होल स्पिरिचुअल नॉलेज। तो कल से आप लोग जो भी कोर्स कर रहे हैं, तो आगे से फिर इसके आगे के लॉज डेज टू कम में और क्लियर होता जाएगा। क्लियर? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? सब क्लियर? संजय भाई, जो भी है, लॉज एकदम क्लियर है? बहुत अच्छे ढंग से आपने समझाया, सो नाइस, और इतने क्लैरिटी से। और रियली ये आपने बहुत अच्छा बताया कि हमें जो लॉज हैं वो जीवन की शुरुआत में अगर हम सीख लेते तो अभी तक जीवन और बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर, और शायद हम बहुत कुछ चीजें ठीक रख पाते। लेकिन जहां से भी अब हम शुरू कर सके, आई थिंक वहीं से सवेरा है। तो जब अब जागा तब सवेरा। इट्स फाइन। जब हुआ तो गया, वो तो ठीक है। अभी भी समझा, अभी भी जितनी बची हुई लाइफ है, अब तो ठीक कर ले। बिल्कुल। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड द स्पिरिचुअल लॉस। ओके। तो therefore कल से आप सभी जो कोर्स कर भी रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, तो अच्छा है, भी लॉकडाउन पीरियड है, शायद इतना प्रेशर नहीं है काम का, तो टेक इट, इनफैक्ट इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि अब काम का इतना प्रेशर नहीं है। चाहे कुछ भी रीजन कहे कि बिजनेस कम हो गया, जो भी हो गया, बट हमें टाइम मिला है। लेट अस यूज इट टू इट्स ऑप्टिमम। भगवान हमको आगे होके समय देता है, लेकिन अगर उस समय को हम ठुकरा देते हैं ना, बाद में वापस वो समय नहीं आएगा। हमारे लिए सिर्फ आंसू रह जाएंगे कि मुझे मिला था, मुझे समझने को मिला था टाइम, लेकिन जैसे वो बच्चा जब रिजल्ट आउट हो जाता है तो केवल उसके पास आंसू रह जाते हैं कि क्या फायदा। और उसको याद आते वो दिन कि मुझे कितना कहाँ गया था, मुझे समय भी मिला। तो अभी लॉकडाउन का पीरियड है, अभी हमारे पास शायद पहले से थोड़ा तो ज़्यादा समय होगा ही होगा। तो इस समय को हम सिर्फ 1 घंटा रोज है, लेकिन उसको बेस्ट यूटिलाइज कर ले। नहीं तो आगे चल के थोड़े समय के बाद, थोड़े समय तो क्या, हम देख ही रहे हैं, हमारे लिए केवल आंसू रह जाएंगे कि मुझे कितना टाइम मिला था, मैं कितना कुछ अच्छा कर सकता था, लेकिन फिर भी मैंने नहीं किया। तो आप सभी बहुत फॉर्चुनेट सोल्स हो जो 1 घंटा आज समय निकाला, और अभी पिछले 6 दिनों से निकाल रहे हो और समझ रहे हो जीवन की ये सिद्धांत। और इसी तरह थोड़े दिन और 15-20-21 डेज का ब्यूटीफुल कोर्स है, अगर आप, जिसमें ये पूरा 7 डेज में तो फाउंडेशन कवर होता है, और बाकी 15 डेज में पूरा उसके डीप इनसाइड के लॉस कवर होते हैं। तो अगर थोड़ा सा आगे आप समझेंगे तो आपको नाज होगा कि ये बहुत अच्छा किया, मुझे ये समझ में आ गया, ताकि मैं बची हुई जिंदगी, चाहे मुझे 2 दिन की भी जिंदगी मिले, उसके बाद आई विल बी, मैं कुछ तो अच्छा करूं। तो ये लॉकडाउन के पीरियड में शाम का 1 घंटा
आप बिल्कुल उसको एक प्रेशियस भगवान से गिफ्ट मिला हुआ टाइम है, उसको मानकर उस गिफ्ट को बेस्ट यूज करो, तो आगे चल के कभी भी आपको लाइफ में रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि सामने आई चीज हमने उसको एक जैसे स्वीकार कर ली। नहीं तो इट्स लाइक टाइम है मेरे पास, मैंने ठुकरा दिया। कई बार कईयों से हमने सुनने को मिला मुझे कि लॉकडाउन है, काम तो है नहीं, रेस्टोरेंट बिजनेस है, होटल बिजनेस है। बोला हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं शाम को, सभी गैदर हो जाते हैं, ताश खेलते हैं, वाइन ये सब चल रहा है, वाइन वादी पूरी फैमिली गैदर हो रही है, क्या करे क्योंकि काम नहीं है। दिस इज ऑल्सो मेथड टू स्पेंड द टाइम। और एक आपकी तरह भी बहुत फॉर्चुनेट सोल्स है आप सभी, जो ऐसे भी टाइम स्पेंड करती है। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप अपना भगवान से मिला हुआ ये टाइम रूपी गिफ्ट, जो टाइम बाकी सब गिफ्ट्स मिल जाएंगे, टाइम रूपी गिफ्ट कभी नहीं मिलेगा। तो आज ये टाइम रूपी गिफ्ट को आप यूटिलाइज कर रहे हैं और अपना 1 घंटा, सिर्फ जीवन का ये 1 घंटा जो दे रहे हैं, आज पूरे जीवन को हम ठीक करने का बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। तो इसी आशा के साथ कल से आप बहुत रेगुलरली और दिल से ये आप आगे के कोर्स करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना मेरे जीवन के लिए ये इम्पोर्टेंट समय था जो भगवान ने मुझे दिया था। ओके, ओम शांति। 2 मिनट हम मेडिटेशन करते हैं, रिव्यू करते हैं इस कार्मिक लॉस को, अपने आप को सब बातों से फ्री करें। और आज जो मुझे आईना, कर्म रूपी समझ का जो आईना मिला, मिरर मिला, उसको हम देखें, उस लॉस को समझते हुए अपने सारे पुराने कर्मों को देखें, क्या क्या मैंने किया था और क्या क्या मुझे मिला था। तो जब हम अपने को समझते हैं, देख रहे हैं, पूरी अपनी थोड़ी कैसेट को रिवाइंड करें, 1 डे बिफोर, 1 वीक बिफोर, 1 ईयर बिफोर, ऐसे करते करते एक एट अ ग्लांस पोजीशन अपने जीवन रूपी अकाउंट को देखे। जब देखते हैं तो समझ में आता है शायद कई बार हमने अपने लॉस को उल्लंघन कर दिया था, और आज ये जो 3 लॉज मिले हैं उसको देखते जाए कि जहां जहां मैंने उसको ओवर रूल किया, उस लॉस के अकॉर्डिंग मुझे रिजल्ट मिलता गया। और अब उसको समझते हुए आगे से, अभी से एक थॉट, बिकॉज कर्म का लॉस थॉट से शुरू हो जाता है, इस मोमेंट से नेक्स्ट थॉट मेरा बहुत प्योर होगा। इवन कल से भी नहीं, लेकिन अभी से, आज से भी नहीं, लेकिन अभी से जीवन का ये सिद्धांत हमने बना लिया कि अब से एक भी थॉट वीक, ब्लेमिंग, हेट्रेड, नेगेटिविटी का नहीं होगा। और देयरफॉर आगे का मेरा जीवन, I can be responsible for whatever I'm going through. तो आगे का जीवन मेरे हाथ में है। मैं अपने जीवन का शिल्पीकार हूँ, आर्किटेक्ट हूँ। जैसा मुझे डिजाइन करना है इस जीवन रूपी मकान को, हम वैसा ही डिजाइन करेंगे अभी से। इसी शुभ फीलिंग से हम वापस कर्म के सिद्ध मैदान में कर्म प्ले करने के लिए आ रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति। ओके, थैंक यू। ओम शांति। सब क्वेश्चंस तो नहीं है ना? क्वेश्चन सॉल्व है। थैंक यू सुनीता दी।
Thank you. Om थैंक यू। Shanti. ओम शांति, ओम शांति। Thank you. थैंक यू। Thank you, Didi. Thank you so much. Thank you. Om Shanti Didi. ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वेरी गुड। ओम शांति। Om Shanti. सभी रेगुलरली कर रहे हैं ना क्लासेस? ओम शांति, ओम Thank you. शांति, हो गया। शांति।